हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द थीम 9। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया बांग्लादेश के क्रिएशन में और उस प्रॉब्लम का हल निकाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंदिरा गांधी के एक पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे। इट्स वेरी अनलाइकली, आई बिलीव इन माय पर्सनल ओपिनियन, कि इसके ऊपर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बट कंसिडरिंग कि व्हेन वी रीड अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एक जनरल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देयर इज एन आइडिया दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस। सो यू शुड प्रिपेयर। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ, आई एम नो गॉड, यू नो इट वेरी वेल। तो आई वुड जनरली एडवाइज कि प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा जो इस वीडियो में बताऊंगा। बट कंसिडरिंग दैट इट्स अ वेरी पोलिटिकली सेंसिटिव इशू, आई डाउट देयर माइट बी अ क्वेश्चन, बट प्लीज़ डू प्रिपेयर। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने देखा कि 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन होता है। इंदिरा गांधी के लिए वो एक यूफोरिया वाला मोमेंट था। शी वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर एज अ लीडर देन, बट ग्रेजुअली 1973 ऑनवर्ड्स उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़बरदस्त लेवल पे डिप करने लग गई। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द डिप ऑफ हर पॉपुलैरिटी वाज कि उस टाइम 1973 में ऑयल शॉक हुआ एक ग्लोबल लेवल पे, जो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फ्रेंड्स, वो जो ऑयल क्राइसिस हुआ या ऑयल शॉक जो हुआ, उस ऑयल शॉक और ऑयल क्राइसिस के कारण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई कि वहाँ पर उस समय फ्रेंड्स एक पॉइंट ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अग्रेसिव लेवल पे शूट अप कर गए। और इसका प्रॉब्लम इंडिया को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि इंडिया में ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता था। हम लोग फॉरेक्स खर्च के ऑयल मंगाते थे। अब फॉरेक्स डिप्लीट होने लगा, ऑयल जो है एक तरीके से बहुत कॉस्टली आने लगा। इंडस्ट्री पे उसका इम्पैक्ट हुआ, उसका इंडस्ट्री का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे हुआ। तो बहुत प्राइस राइज हुआ कंट्री में। इसकी वजह से पूरे कंट्री वाइड स्ट्राइक्स होते थे और इसकी वजह से लोग जो हैं एक तरीके से बहुत परेशान हो चुके थे इंदिरा गांधी के रेजीम से। अब दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इस पूरे दौरान कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी उठ पड़ा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू उठ पड़ा था एक तरीके से 1971 में, जब इलेक्शन हुए थे। दोस्तों, जब 1971 में इलेक्शन हुए तो उस समय इंदिरा गांधी के सामने एक संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी का कैंडिडेट थे, राज नारायण। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन बुरी तरह से हार गए। तो जब उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा और वो हार गए, तो उन्होंने इनफैक्ट जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया। उन्होंने कहा कि भाई, मैं इलेक्शन तो हार गया हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इंदिरा गांधी जो इलेक्शन जीती है, वो इलेक्शन का जीतने का सबसे बड़ा कारण है वायलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आरपीए 1951 का उल्लंघन। तो कोर्ट ने पूछा कैसे भाई? तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीता है करप्ट प्रैक्टिसेस को प्रयोग करके। उन्होंने बहुत सारे इलीगल लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सरकारी व्हीकल्स का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का प्रयोग किया है, सरकारी व्हीकलों का प्रयोग करते हुए उन्होंने पूरी कैंपेनिंग की है। और इसकी वजह से जो गरीबों में उन्होंने एक तरीके से इलीगल खर्चे करते हुए लिकर बांटी, कंबल बांटे, इसकी वजह से उनका जो टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर था वो 35,000 से तो कई गुना ज़्यादा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये पिटीशन को एंटरटेन करते हुए एक तरीके से कहीं ना कहीं अपना एक जजमेंट दिया, और जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन। अब इंदिरा गांधी का इलेक्शन, जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी कंट्री की, उनका इलेक्शन जब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, तो इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। और सुप्रीम कोर्ट उस समय एक वेकेशन पे था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, जब वेकेशन से आएंगे छुट्टी से तब देखते हैं, तब तक आपको है एक कंडीशनल स्टे दे देते हैं। अब जब इंदिरा गांधी को एक कंडीशनल स्टे मिला, इंदिरा गांधी को कहीं ना कहीं ये बात मालूम थी कि भाई आने वाले समय में जब ये सुप्रीम कोर्ट वेकेशन के बाद रीअसेंबल करेगा, तो ये मैटर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, जजमेंट जिस बेसिस पे दिया है, उस जजमेंट को अगर कहीं ना कहीं अपहोल्ड कर दिया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इवन बिफोर सुप्रीम कोर्ट को रीअसेंबल फ्रॉम द वेकेशन, इंदिरा गांधी ने उस समय एक तरीके से इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और जब इमरजेंसी डिक्लेयर करी, तो इमरजेंसी के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवा के 39th अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक आर्टिकल 392A इंट्रोड्यूस करवाया। और आर्टिकल 392A में ये बात बोल दी कि भाई, अब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है और स्पीकर का, जो लोकसभा के स्पीकर है, उनका इलेक्शन जो है वो अब चैलेंज नहीं हो पाएगा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, अदर देन अ कमेटी विच इज़ अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ। यानी कि अगर आदमी को, किसी को कोई ग्रीवेंस है एक स्पीकर के या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को लेके, तो वो कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो ही हैज़ टू बेसिकली अप्रोच द कमेटी विच द पार्लियामेंट विल अपॉइंट, एंड कमेटी डिसाइड करेगी।
तो अब ये समस्या हुई कि जब ये पर्टिकुलर प्रोविज़न आया और इंटरनली कंट्री में एक इमरजेंसी चल रही थी, तो उस समय ये मैटर फिर से चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 392A आर्टिकल के ऊपर एक चर्चा की गई कि भैया ये वैलिड भी है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंद भारती केस में आर्टिकल 392A को स्ट्रक डाउन किया और वहाँ पर एक जुडिशियल इनोवेशन कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को बताते हुए ये बोला कि भाई आर्टिकल 392A टुक अवे द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू विच इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर बाय एज पर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो कि एक जुडिशियल इनोवेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चीज़ अब हम परमिट नहीं करेंगे। तो दोस्तों कंट्री में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी जो 1974 से लेके 1977 तक के पीरियड में थी, क्योंकि 25 जून 1974 को इमरजेंसी जब डिक्लेयर की गई तो सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, राइटर्स, मीडिया, एकेडमिक्स, इन जगह पर जितने भी क्रिटिक्स थे कांग्रेस पार्टी के, इंदिरा गांधी के, सबको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन फिर सडनली 1977 में जनवरी में इंदिरा गांधी ने जो बोला वो ये बोला कि भाई मार्च में कंट्री में फ्रेश इलेक्शंस होंगे और उन्होंने सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही इलेक्शंस हुए मार्च 1977 में इस इमरजेंसी के रिपील के बाद, तो उस समय इलेक्शंस में इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई, कांग्रेस पार्टी भी अपना चुनाव बहुत बुरी तरह से हारी और कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी को बहुत अग्रेसिव लेवल पे जीत नहीं मिल पाई। एक सिनेरियो ऐसा बन चुका था 1977 में कि कहीं ना कहीं लोगों ने हर एक वो पार्टी को जिताने की कोशिश करी जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी थी, क्योंकि सबका मोटिवेशन बस ये था कि कांग्रेस को हराया जाए। तो 1977 में एक रेनबो कोलिशन आता है जनता पार्टी करके। 77 से 1980 तक जनता पार्टी का एक एक्सपेरिमेंट चलता है इंडिया में। जनता पार्टी ने पॉलिसी लेवल पे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए, फॉरेन पॉलिसी में तो खास करके कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। डोमेस्टिक लेवल पे हाँ, इमरजेंसी के जो ये पूरे प्रोसेस के दौरान जो एक्सेसेस किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जनता पार्टी ने शाह कमीशन को बिठाया और शाह कमीशन की बेसिकली जो रिपोर्ट आई उसमें ये बोला गया कि पूरे इमरजेंसी के दौरान काफ़ी एक्सेसेस क्रिएट किए गए, काफ़ी लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ और साथ में शाह कमीशन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली जो कि एक डिफाइनिंग फीचर इंडिया का बन गया उसके बाद से लेके आज तक, जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है, और वो ये है कि शाह कमीशन ने बोला कि इमरजेंसी का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन इंडिया पे अगर कुछ था तो वो ये था कि देयर वाज अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी दैट वाज बॉर्न। अब ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी दोस्तों गवर्नेंस का एक टर्म है जो गवर्नेंस में पढ़ा जाता है, बट एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वो होती है जो ब्यूरोक्रेसी सिलेक्ट होने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को इनडायरेक्टली ज्वाइन कर लेती है और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे काम करती है, एक लीडर को कमिट करके, एक पार्टी को मान के, एक आइडियोलॉजी को मान के। तो शाह कमीशन ने बोला कि सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ जो हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी में दिखी वो थी राइज ऑफ एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो दोस्तों ये चीज़ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी खैर एक गवर्नेंस में आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड देर आर कमिटेड ब्यूरोक्रेट्स विच आर डिवाइडेड अक्रॉस इंडिया टुडे एंड न्यूट्रल ब्यूरोक्रेट्स, दो वेरी फ्यू ऑफ देम, mostly unfortunately harassed for their non-commitment to political parties, but that is a debate of governance. But friends, एक चीज़ याद रखिएगा कि emergency was no doubt the darkest period of our country's history, but at the same time let's not forget one thing, that emergency did not last forever. Emergency got over, India bounced back, and when we bounced back it was because democracy is something that was eternally ingrained in us. So while emergency has been seen as a dark period and it was the darkest period, but the fact that Indian democracy was able to bounce back in 77 allowed a rainbow coalition, then later on in 80 Indira Gandhi came back, ठीक है, but the fact कि भाई democracy has been so deep in us that we cannot envisage an India without the democracy. That is the biggest lesson we need to remember out of this small political debate, जिसके बारे में इससे ज़्यादा नॉलेज आई डू नॉट बिलीव पर्सनली इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज जितना हमने एक बेसिक चर्चा यहाँ पर एनालिटिकल लेवल पे की, अगर क्वेश्चन आता भी है तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट। थैंक यू।